अपलोड हम कर देंगे। सो द फर्स्ट चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ अ विलेज इन बिहार। और चूंकि हमारा बिहार पर फोकस है इसलिए हम लोग बिहार को स्टडी, तो एक गांव की हम केस स्टडी लेते हैं कि अगर हम किसी बिहार के गांव की बात करते हैं तो उस गांव को हम समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स के थ्रू। जो है उस गांव में क्या होता है, कैसे होता है, इन सब। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक गांव का एक फोटोग्राफ आपको दिया गया है, फतेहपुर विलेज, जिसमें दिख रहा है कि एक आदमी है वो सिर पर अपने कुछ जो है फसल वगैरह उठाए हुए है, और एक लेडीज़ हैं जो कि कुछ काम कर रही है झुक के, एक और आदमी है जो कुछ वो भी कर रहा है, अगल बगल भी लोग लेडीज़ कुछ काम कर रही हैं खेतों में। तो बेसिकली गांव में है, खेतों में ही काम होता है, तो उसी का एक पिक्चर दिया गया है। कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपको खेतों से शुरुआत यहाँ दिखाई जा रही है कि खेतों से जुड़ा हुआ चीज़, गांव से हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। The purpose of this story is to make students acquainted with some basic concepts related to production। देखिए बहुत ही बढ़िया ये आपको मतलब मटेरियल है, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे, सिंपल और इफेक्टिव ढंग से आपको इसमें बताया गया इकोनॉमिक्स। तो पहला ये जो स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ अ विलेज इन बिहार, बिहार के गांव की कहानी। तो ये फर्स्ट लाइन क्या है कि द पर्पज ऑफ दिस स्टोरी इज टू मेक स्टूडेंट्स एक्वेंटेड विथ सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इस ये जो हम लोग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं किसी एक गांव की, इसका पर्पज, लक्ष्य है कि जो आप पढ़ने वाले हैं उनको जो कुछ प्रोडक्शन यानी उत्पादन, प्रोडक्शन आप समझते हैं किसी भी चीज़ के बनने को हम प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो या विनिर्माण उसको कहा जाता है, हालांकि विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। तो उत्पादन से जुड़े हुए कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो किसी भी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके बिना हम कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों को समझने के लिए हमने एक यहाँ गांव का उदाहरण लिया है, ताकि हम प्रोडक्शन समझ सकें कि प्रोडक्शन क्या होता है, उससे जुड़ी हुई और बेसिक बातें क्या होती हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन फतेहपुर, whereas several other activities such as animal husbandry, poultry, dairy, shopkeeping, transportation, etc. are carried out on a limited scale। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अगर फतेहपुर गांव, आप तो देख लिए फोटो कि फतेहपुर गांव की है, तो हम फतेहपुर के बारे में पढ़ेंगे, कोई गांव हो सकता है फतेहपुर। तो फतेहपुर में जो मेन एक्टिविटी क्या है, दैट इज फार्मिंग यानी खेतीबाड़ी। तो खेतीबाड़ी ही जो है वो फतेहपुर का मेन एक्टिविटी है। ध्यान देंगे एक एक वर्ड पर, मेन एक्टिविटी की बात कही जा रही है। जो मुख्य वहाँ की गतिविधि है वो फार्मिंग है, यानी कि ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी में ही डिपेंडेंट हैं। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी, shopkeeping, transportation etc. are carried out on a limited scale। कहा जा रहा है कि फतेहपुर जो गांव है वहाँ की जो मेन एक्टिविटी, मुख्य जो गतिविधि है, जो ज़्यादातर लोग जिस काम को करते हैं वो है खेतीबाड़ी। लेकिन इसके अलावा भी और कई गतिविधियां हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, जानवरों को पालना, पोल्ट्री, चिड़ियों को पालना, मुर्गे वगैरह है जो भी चिड़ियाँ होते हैं इस तरह के, मुर्गे, बतख या जो भी है, पोल्ट्री, डेयरी यानी कि दूध का काम करना, दूध खरीदना बेचना, शॉप कीपिंग यानी दुकान चलाना, ट्रांसपोर्टेशन यानी सामान को लाना ले जाना, जो छोटी बड़ी गाड़ियों से लोग लाते जाते हैं, एट्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये सारी गतिविधियां भी उस गांव में थोड़े थोड़े स्तर पर की जाती है, यानी कि कुछ लोग इसमें भी इस काम को भी करते हैं। तो मेन जो एक्टिविटी हो गया फतेहपुर गांव का वो है खेती बाड़ी। उसके अलावा कुछ लोग जानवरों को भी पालते हैं, कुछ लोग मुर्गे वगैरह पालन करते हैं, कुछ लोग जो है दूध खरीदने बेचने का काम करते हैं, कुछ लोग जो है दुकान चलाते हैं, और कुछ लोग सामान लाने ले जाने का काम भी करते हैं। These production activities
नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो कहा जा रहा है कि दीज प्रोडक्शन, यानी कि यही सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि ये उत्पादन की गतिविधियां हैं। यानी कि प्रोडक्शन या तो डायरेक्टली प्रोड्यूस कुछ कर रही हैं या उसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि खेती बाड़ी है, तो खेती बाड़ी जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फसल उपजा रहे हैं। वहाँ तो कुछ नया उग रहा है, फसल उग रही है, तो डायरेक्टली प्रोडक्शन हो गया। लेकिन प्रोडक्शन से जुड़ी हुई भी और एक्टिविटीज़ है जिनके बिना प्रोडक्शन मुश्किल हो जाएगा। जैसे पशुपालन, जानवरों का रखना, क्योंकि बिना जानवर के अब गांव में है, खेती करते हैं बैल से, तो वो बैल के बिना कैसे वो हल जोतेंगे जो है। तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, ये मुर्गों वगैरह का पालन, क्योंकि खाने पीने के लिए भी चाहिए अपना भी। डेयरी, दूध है, शॉपकीपिंग, दुकानदारी है, दुकान नहीं चलाएंगे तो सामान वगैरह कहाँ से लोग खरीदेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है खेती बाड़ी, लेकिन हाँ ये नहीं होंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खेती बाड़ी करना। अब दुकान नहीं होंगे तो आदमी कहाँ से खरीदेगा, बीज है, खाद है या कुछ भी है, खरीदेगा कहाँ से। तो इसलिए देखिए गांव में दुकानें भी होती हैं, कुछ दुकान नहीं होती तो बड़ी परेशानी होती है किसान को, कुछ भी कोई चीज़ चाहिए तो अब जाइए दूर शहर, उतना देर अब काम रुका रहेगा। छोटे से छोटा चीज़ के लिए भी दुकान जाना पड़ता है, दुकान अगर नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। छोटा सा भी चीज़ की ज़रूरत हो गया, कुछ बिगड़ गया, कुछ ला चाहिए तो अब काम रुका रहेगा उसके लिए। तो ये हो गया आपका शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसी तरह लाने ले जाने की सुविधा, लाने ले जाने की सुविधा नहीं होगी तो पता चलेगा कि अब भाई वो खोजता रहेगा कैसे ले जाए सामान को, अनाज को कैसे लाए ले जाए, या खाद कहीं से कैसे लाए ले जाए। तो इनके बिना ये सुविधा कर देते, इनसे जो है आराम हो जाता है अच्छे से। जो मेन एक्टिविटी है उसमें ये ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आसान हो जाता है। तो ये भी प्रोडक्शन से ही जुड़े हुए एक्टिविटीज़ हैं। प्रोडक्शन तो हो गया कि जो खेती बाड़ी हो गया वो प्रोडक्शन, लेकिन जो और भी उससे इमीडिएटली जो उसको हेल्प करता है एक्टिविटीज़, ये भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सब जो बाकी एक्टिविटीज़ हमने पढ़े, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, दे नीड वेरियस टाइप्स ऑफ, इनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। क्या ज़रूरत होती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एट्सेट्रा। क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिल जाती हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब जैसे एनिमल हस्बेंड्री, जो जानवर पाल रहा है तो उसको जानवर को खिलाने के लिए चारा चाहिए, फीड चाहिए, फॉडर चाहिए, तो वो तो हमें नेचर से मिल जाता है, कहीं घास जहाँ होगी वहाँ चरा देगा उसे। उसके अलावा जो है जानवर जो पाल रहा है दूध के लिए, या चिड़िया पाल रहा है, तो उसको जो है वो तो उसके चारे वगैरह जो भी खाने पीने की चीज़ें तो उसको कहीं ज़मीन से मिल जाती, नेचुरल रिसोर्स हो गए। उसके बाद मैन मेड आइटम्स। अब जैसे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको खाद चाहिए, तो खाद क्या है, वो नेचर से तो नहीं मिलता है, वो तो मैन मेड आइटम्स है, वो भी आपको ज़रूरत है। खाद चाहिए, बीज चाहिए, तरह तरह के केमिकल्स चाहिए, या जो चिड़ियों को पाल रहा है, जो दूध का कारोबार कर रहा है, उसके लिए उसको कई तरह की चाहिए, मशीन चाहिए और चीज़ें। तो ये सब मैन मेड आइटम्स हो गया जो आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं। फिर ह्यूमन एफर्ट। अब इन सब में हमें ह्यूमन एफर्ट चाहिए, मेहनत। जैसे आप जानवर को पालने वाला है, चिड़ियों को पालना है, दूध का काम करना है, तो वो अपने आप हो जाएगा, जानवर का देख रेख अपने आप हो जाएगा, कि उसमें ह्यूमन एफर्ट चाहिए। चिड़ियों को पालना है तो उसमें हर काम करने के लिए ह्यूमन एफर्ट चाहिए।
दूध का काम कारोबार करना है तो उसमें उसको खिलाना पिलाना, जानवरों की देख रेख करना, दूध निकालना, दूध बेचना, दूध को प्रोसेसिंग करना, ये सब क्या अपने आप हो जाएगा? नहीं, उसमें हमें ह्यूमन एफर्ट चाहिए, जिसे हम लेबर भी आगे कहेंगे, अभी ह्यूमन एफर्ट हम कह रहे हैं। तो ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत है। फिर मनी, और बिना पैसों के भी नहीं, खाली एफर्ट से नहीं हो जाएगा। आपको मशीन खरीदना है तो उसके लिए पैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा। मशीन चलाने के लिए तो मान लीजिए हल है, खेती करते हैं तो हल तो आदमी चला सकता है मेहनत से, लेकिन हल तो आपको खरीदना पड़ेगा। ट्रैक्टर तो आप चला लीजिएगा, लेकिन ट्रैक्टर तो खरीदना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। बीज है, बीज आपको खरीदना है तो उसके लिए पैसा, तो यू नीड मनी ऑल्सो। तो देखिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। फर्स्ट हो गया नेचुरल रिसोर्सेज, उसके बाद हो गया मैन मेड आइटम्स, उसके बाद हो गया ह्यूमन एफर्ट, और उसके बाद हो गया मनी। इन चीज़ों की हमें अभी मोटे तौर पे ज़रूरत पड़ती है। It will be clear through the early story of Fatehpur how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो जब हम इस गांव की स्टोरी को पढ़ेंगे तो उससे हम ये समझ पाएंगे कि किस तरह से कई सारे रिसोर्सेज मिल के आपस में कंबाइन करते हैं, तब हमें जो मनमांगी, जो डिज़ायर्ड गुड्स हैं या वस्तुएं मिलती हैं या सर्विसेज मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं गांव में। जैसे कि अब आपको गांव में दूध चाहिए, तो आपको दूध चाहिए, सुबह सुबह आपको दूध की ज़रूरत होती है कि भाई दिन भर हम घर में दूध रहेगा, दही जमेगा, चाय पियेंगे, जो भी चीज़ करेंगे, तो आपको दूध चाहिए। तो दूध जो है वो क्या है? आपका डिज़ायर्ड गुड है, एक वस्तु है जिसको कि आप खरीदते हैं, गुड्स है। वो दूध आपको कैसे मिल रहा है? आप मिल्क मैन से खरीद रहे हैं। मिल्क मैन आपको कैसे दूध दे पा रहा है? जब उसकी गाय दूध दे रही है। गाय कब दूध दे रही है? जब वो गायों को पालेगा। गायों को वो कब पाल पाएगा? जब उसको जब एक तो गाय खरीदेगा, खरीद के उसके पास होगी गाय, तब ना उसका दूध बेच सकता है। अब गाय उसे चाहिए, तो गाय खरीदना है अगर, तो उसके लिए पैसे चाहिए। गाय को खिलाने पिलाने के लिए उसे चारा चाहिए। गाय का पालन पोषण करने के लिए, साफ सफाई, उसकी देख रेख करने के लिए ह्यूमन एफर्ट चाहिए। अच्छा, गायों को कई चीज़ें खिलाने करने के लिए, लाने ले जाने के लिए दूध, उसको मैन मेड आइटम्स भी कुछ चाहिए। जैसे अब दूध ही लाएगा ले जाएगा तो कैसे? तो साइकिल पर ले जाए, गाड़ी पर ले जाए, जैसे ले जाए वो उसको चाहिए, ठीक है। या गायों को रखने के लिए जहाँ भी है तो उसके लिए भी उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। गायों को जहाँ रखे हुए हैं तो वहाँ पर उसको पंखा, बत्ती, कुछ बिजली, पानी, कुछ ज़रूरत पड़ेगा। तो अब गायों का आपको दूध देने में क्या क्या चीज़ें कंबाइन हो रही हैं? नेचुरल रिसोर्स, जो चारा, पानी, हवा, पानी, ये सब खाने पीने की चीज़ें जो है गाय जो खा रही हैं। उसके बाद आपका हो गया मैन मेड आइटम्स। मान लीजिए उसके लिए आप कहीं प्रबंध करते हैं गाय का, तो वहाँ पानी के लिए आप नल वगैरह लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए बॉल बत्ती जहाँ गायों का जगह रहेगा वहाँ पर आप लगाएंगे, ठीक है। गर्मी के लिए उसको पंखा या शेड जो लगाइए। उसके बाद जो है आप उसको दूध लाने ले जाने के लिए जो है उसके लिए आप साइकिल वगैरह, ठीक है। कभी कभी उसका देख रेख के लिए दवा वगैरह भी आपको लाना पड़ेगा, तो या कुछ कुछ चीज़ें खिलाने पिलाने के लिए उसको लानी, तो ये सब मैन मेड आइटम्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको उसके देख रेख करेंगे आप, तो उसमें आपको ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन एफर्ट है उसको देख रेख करना, खाना पीना खिलाना, उसके बाद उसका दूध निकालना, दूध को ठीक से स्टोर करना, फिर दूध को कहीं बेचने ले जाना, उसको बेचना, और बेचने में फिर उसका हिसाब किताब सब करके फाइनली जब पैसा आपके हाथ में आता है वापस, तो उस समय तक की सारी मेहनत,
तो मेहनत भी एक फैक्टर है जो कंबाइन हो रहा है। बिना मेहनत के काम हो पाएगा? आपको दूध मिल पाएगा? नहीं। जब तक जो मिल्कमैन है, ग्वाला है, वो मेहनत नहीं करेगा पूरी, गायों को खरीदने से लेके उनका पालन पोषण, खिलाना पिलाना और मतलब दूध बेचना, बेच के उससे पैसा ले लेना उस समय तक, तो यहाँ ये हो गया ह्यूमन एफर्ट। और उसके बाद मनी, ठीक है, मनी, जहाँ उसको गाय खरीदने के लिए, गाय का कुछ दवा, खाना पीना का चीज़ खरीदने के लिए और सामान खरीदने के लिए पैसा जो लगाता है। तो आपको दूध आपके लिए एक डिज़ायर्ड गुड हो गया जो आपको चाहिए। वो कैसे उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो उसके लिए आपको नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, उसके लिए आपको मैन मेड आइटम्स लग रहे हैं कई सारे, उसके लिए आपको ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, और उसके लिए आपको मनी भी लग रहा है। तो ये चारों, ये तो हमने मतलब एक क्लासिफिकेशन है। अगर ओरिजिनल में आप कहें तो हाँ, गाय का चारा लगेगा, गाय को देने के लिए कुछ और जो है सप्लीमेंट्स जो आते हैं खिलाने पिलाने के लिए, उसका, उसकी दवा दारू का सब चीज़ आएगा। उसके बाद जो है आपका जो और चीज़ वहाँ सेटअप में जो आपकी ज़रूरत इस्तेमाल होगा गायों को पालने पोसने में, ठीक है, आपको गाड़ी का दूध लाने ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, बिजली पानी का भी, पंखा बत्ती का भी थोड़ा इंतज़ाम करना होगा, फिर आपकी मेहनत लगेगी और पैसा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तब जाके आप दूध का जो है कोई बिजनेस कर पाएगा और किसी को दूध बेच पाएगा। तो यानी कि अगर हम कहें कि इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विच रिसोर्सेज आर नीडेड, तो कैटेगरी वाइज कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स जो है, मैनमेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी। इसमें टाइम भी एक चीज़ होता है, समय भी लगता है, समय भी एक रिसोर्स है, टाइम भी है, लेकिन अभी उसको नहीं लिया गया है, बेसिक चीज़ों को लिया गया है जो आसानी से हर कोई समझ सके। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें लगती हैं दूध के, तब आपको दूध एक डिज़ायर्ड गुड के रूप में सुबह सुबह मिल पाता है। गांव में दूध की सुविधा लोगों को मिल पाती है जब कोई मिल्कमैन दूध प्रोवाइड करता है सबको। तो यहाँ हमने देखा कि दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, तब जाके हमें दूध मिल पा रहा है। तो यही हो गया कि प्रोडक्शन, जो अभी हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, और आगे इन्होंने लिखे इट विल बी क्लियर थ्रू द अर्ली स्टोरी ऑफ फतेहपुर हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो जैसे गुड्स की अभी हमने दूध को समझा, अब सर्विस को अगर समझेंगे, मान लीजिए कोई कोई सैलून खोलता है, बाल काटने का सर्विस प्रोवाइड करता है, वहाँ लोग जाके बाल कटाते हैं, तो वो एक सर्विस है, वो कोई सामान नहीं दे रहा है आपको, अपनी सेवा दे रहा है। तो हेयर कटिंग सर्विस देने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें लगता है, वहाँ भी है नेचुरल रिसोर्स, वहाँ उसको जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए कहीं जहाँ वो अपना दुकान काम कर सके, तो वो ज़मीन वो नेचर से मिलता है, कहीं भी अपना मान लीजिए ज़मीन उसने अपना तय कर लिया या कहीं लगा लिया अपना। उसके बाद मैन मेड आइटम्स, उसको जो है आपके कैंची चाहिए, तरह शेविंग जो है का सामान चाहिए, रेज़र चाहिए, जो है कॉम्ब चाहिए, पेस्ट उसका शेविंग जो क्रीम होता है, ये सब चाहिए, हेयर कटिंग जो भी चीज़ है, कपड़ा, कुर्सी, बेंच, आईना, ये सब मैनमेड आइटम्स हैं। आईना है, कुर्सी है, तो ये सारा सेटअप वो मैनमेड आइटम्स हो गया। उसके बाद क्या चाहिए उसको, फिर काटेगा, अपने आप तो कट नहीं जाएगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको दुकान चलाने में दुकान अपना साफ़ सुथरा रखेगा, लोग आएंगे उनको बैठाएगा, लोगों का कटिंग करेगा, फिर उनसे पैसे, तो ये सब पूरा मेहनत का काम है, उसमें मेहनत लगेगी। उसके बाद मनी, अब वो दुकान का सेटअप पूरा खरीदा है, कुर्सी खरीदा है, आईना खरीदा है, सब लगाया है, दुकान बनाया है, कहीं जगह किराया पर लिया है, पैसा लगेगा उसमें। तब जाके ये सारी चीज़ें जब मिल रही हैं, तब वो हेयर कटिंग की सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा है। तो सर्विस देने में भी कैसे कई सारे रिसोर्सेज कंबाइन होते हैं, तब जाके एक सर्विस प्रोड्यूस हो पाती है, क्रिएट हो पाती है। तो हमने दोनों उदाहरण, दूध के केस में हमने देखा कि गुड
प्रोड्यूस हो रहा है, और हेयर कटिंग के रूप में हमने देखा कि एक सर्विस प्रोड्यूस हो रही है जिसमें कई चीज़ें कंबाइन होके तब वो दे पा रहे हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है पिक्चर 1.2। एक गांव का फोटो दिया गया है। अ विलेज मार्चिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट। एक गांव का दिखाया गया है कि कैसे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। नाउ यू विल स्टडी हैं। मार्चिंग मतलब की ओर बढ़ना। नहीं, टूवर्ड्स हुआ की ओर, मार्चिंग मतलब कहीं बढ़ना, जाना। एक्चुअली पहले फौज के सेंस में यूज करता था मार्च। हाँ, तो वही मार्च वर्ड का मतलब होता है कहीं किसी तरफ चलना। हाँ, क्या होता है पास्ट, क्या होता है पास्ट होता है मार्च पास्ट। नहीं, पास्ट, PAST। मार्च पास्ट। पास्ट का मतलब हुआ कहीं से के आगे गुजरना। जैसे आप खड़े हैं, आई वॉक्ड पास्ट हिम, यूज होता था ना। पास्ट का मतलब होता है किसी को क्रॉस करना। तो मार्च पास्ट होता है कि मतलब जहाँ लोग होते हैं उनसे क्रॉस करते हुए मार्च होता है उनके एक तरफ से दूसरी तरफ, इसीलिए उसको मार्च पास्ट कहा जाता है। जैसे जहाज वगैरह का जब डिस्प्ले होता है, एग्जीबिशन होता है, जिसमें उसको फ्लाई पास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं उड़ान भरते हुए, तो उसे फ्लाई पास्ट भी कहा जाता है। बस। हाँ, तो देखिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा हमने समझा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें कैसे कई रिसोर्सेज कंबाइन होते हैं, तब जाके वो गुड या सर्विस प्रोड्यूस हो पाती है। अब हम लोग एक गांव को समझेंगे फतेहपुर का, जिसका कि हमें सामने फ़ोटो हम देख सकते हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हमें पक्की दिख रही हैं, जो है कुछ बना हुआ है और उसके बाद एक टावर हम देख सकते हैं, मोबाइल का टावर लगा हुआ है। कई जगह पक्की कुछ कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। चलिए देखते हैं। फतेहपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ इट्स नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो देखिए, सबसे पहली बात जो फतेहपुर के बारे में कही गई है कि फतेहपुर जो है ये अपने आसपास के गांव और शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, वेल कनेक्टेड। यानी जो पहली बात किसी गांव की कही गई आपको कि गांव का अगर उसका डेवलपमेंट है, विकास की बात हम कर रहे हैं, उसका मतलब उससे आने जाने की सुविधा वहाँ कैसी है कहीं दूसरी जगह से। तो यहाँ पहली बात जो आपको कही गई कि फतेहपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ इट्स नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अब आप एक बात सोचिए कि कहीं किसी जगह अगर आना जाना ही आसान नहीं हो तो कोई आएगा जाएगा वहाँ? नहीं। अब जब आने जाने की सुविधा नहीं होगी, लोग आएंगे जाएंगे नहीं, तो वहाँ क्या काम होगा? कोई काम हो पाएगा वहाँ? काम ही नहीं होगा कोई। जब कोई काम नहीं होगा तो क्या वहाँ किसी तरह का कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा? कोई डेवलपमेंट होगा? नहीं। क्योंकि कोई वहाँ जब आना जाना ही नहीं चाहेगा तो वहाँ क्या काम होगा? कुछ नहीं। तो जो वहाँ लोग कुछ होंगे थोड़े बहुत वही होंगे, वही मुश्किल से कुछ अपना गुजारा करते होंगे या उल्टे सीधे कामों में लगेंगे। तो डेवलपमेंट के लिए आप समझिए कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ईज़ ऑफ मोबिलिटी, उसे कहते हैं। मोबिलिटी, चलने फिरने आने जाने की सुविधा। तो किसी गांव का अगर विकास करना है तो सबसे पहले वहां आने जाने के लिए आपको सुविधा अच्छा करना पड़ेगा। तो देखिए, मोदी और पिछली सरकारों ने भी इसमें काम किया है क्या? आज आप देख सकते हैं, आप बिहार अगर ट्रैवल करेंगे, हर जगह सड़कें बहुत अच्छी बना दी गई हैं, और बिहार ही नहीं पूरे देश में ये हाल है। सड़कों पर काफ़ी काम किया गया है। सड़कें बहुत अच्छी हर जगह, गांव-गांव में आज बहुत अच्छी सड़कें हो गई हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है, जिसको बड़ी तत्परता से किया है इस सरकार ने।
और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट किया है। अगर मैं अभी जब आपको मैं बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ये मोदी सरकार का एक बहुत ही अच्छा उपलब्धि है। इन्होंने ग्राउंड वर्क तैयार किया है एक अच्छे देश के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस देश में सड़कें अच्छी होंगी वहाँ तेज़ी से विकास होगा। तो निश्चय ही ये बहुत ही कमेंडेबल एक परफॉर्मेंस है। आज मैंने खुद देखा है कि गांव-गांव में, आज शहरों से अच्छी सड़कें गांव में। तो जहाँ सड़क अच्छी होगी तो सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आना जाना शुरू हो जाएगा, लोगों का कामकाज शुरू हो जाएगा, गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। उससे जो है लोग 10 तरह के काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो किया जा सकता है। तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि रियली आई शुड प्रेज मोदी फॉर दिस। पिछली सरकारों ने भी किया है, ऐसा नहीं है, पिछली सरकारों ने भी काफ़ी काम किया है। रोड का काम खाली मोदी जी ने नहीं किया है, लेकिन हाँ, उस काम को बड़ी ईमानदारी से आगे आज बढ़ाया गया है। और गांव-गांव में बहुत अच्छी सड़कें हैं बिहार के, ये मैं देख के बहुत खुश हूँ। तो निश्चय ही एक अच्छा इन्होंने विकास का एक मील, मतलब एक नींव का पत्थर रखा है। बहुत अच्छा चीज़ है। तो देखिए, यहाँ हमने देखा कि पहला जो फतेहपुर के बारे में कहा गया कि फतेहपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ इट्स नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। पुनपुन रिवर इज़ इन द ईस्ट ऑफ दिस विलेज, whereas there is Patna Gaya main road in the west, which is situated eastward to the road 9 kilometer away from Patna. तो ये तो लगता है यही कहीं आसपास के ही गांव की बात हो रही है। ये फतेहपुर जो है, पटना कौन रूट में, गया रूट में? हाँ हाँ हाँ, तो ये तो हमारे ही साइड जा रहे हैं। हमारे तरफ एक फतेहपुर गांव है भी, पता नहीं। खैर, तो ये बता, अब उस गांव की लोकेशन बता रहे हैं कि गांव के पूरब में पुनपुन नदी बहती है, नज़दीक ही का है, यहीं पर का पुनपुन जाती है इधर ही। तो पुनपुन नदी बहती है उसके पूरब में, जबकि उसके जो है पश्चिम में पटना गया मेन रोड है। अच्छा, समझ गए, यहीं पर आ गया है फतेहपुर, ठीक ही है। फतेहपुर कहाँ पे है? यहीं ये बाईपास में आगे बढ़ते हैं हम लोग पहाड़ी से उधर, तो वहीं पर है। अच्छा, हाँ, या इधर से भी हमारे ब्यूर से भी शॉर्टकट जाता है सीधे, ब्यूर से भी। रोड पे है, मेन रोड पे है गाँव? रोड से थोड़ा सा हट के है, मेन रोड पर नहीं है। लिखा तो है कि ये जो एम्स धर के मेन रोड पकड़ के इधर जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, औरंगाबाद वाला रोड, अरवल वाला रोड? नहीं नहीं, उधर नहीं जाना है। इधर हमारे ब्यूर आप आते हैं ना, जेल रोड, ये जेल रोड भी सीधे चला जाता है अंदर से, यही एकदम रोड। सीधे अंदर पकड़ के हाँ गली? हाँ हाँ, ये भी चला जाएगा। और ऐसे आप जो इधर जाएंगे, ये बाईपास आगे जाएंगे इधर से कंकड़ बाग वाला रोड, हाँ हाँ। तो वो भी आगे जाके फिर पहाड़ी से मुड़ जाएगा राइट साइड में। हाँ, पहाड़ी से आगे संपत चक से, हाँ तो अच्छा, समझ वह, गया, समझ हाँ गया। उधर आ जाता है। तो ये देखिए, अब उस गांव का लोकेशन बता रहा है कि एक तरफ उसके पूरब में तो पुनपुन नदी बहती है, जबकि उसके पश्चिम में पटना गया मेन रोड गांव से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये गांव जो है सटा हुआ है पीजी मेन रोड पर, जो कि पटना से 9 किलोमीटर जो है दूर है। हाँ, तो गांव सड़क के ही, मेन रोड के ही किनारे है फतेहपुर जो है। पटना से 9 किलोमीटर वही हो गया, यहाँ से मतलब पहाड़ी के थोड़ा आसपास आगे बढ़ के है। Many kinds of transport, bullock carts, motor cars, motorcycles, jeeps, tractors, buses, trucks are often visible on this road. तो देखिए, अब ये पटना गया मेन रोड पर का गांव है। पटना गया मेन रोड, वही पहाड़ी से बताया ना आपको कि जो दाएं मुड़ जाती है संपत चक से, वही गया चली जाती है, वही पटना गया मेन रोड है। तो उस रोड पर, उस मेन रोड पर ये गांव है, रोड के किनारे। इस वजह से उस रोड पर बहुत तरह की गाड़ियां आती जाती, आप देख सकते हैं कभी भी। बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियां भी आती जाती हैं गांव से, मोटर कार्स जो कार्स हैं
मोटरसाइकिल्स यानी कि मोटरसाइकिल बाइक्स ये जो हैं, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक्स, ये सब को हम अक्सर आते जाते इस सड़क पर देख सकते हैं। About 1500 families of different castes reside in this village. इस गांव में 1500 अलग अलग जातियों के परिवार रहते हैं। 1500 परिवार रहते हैं उस गांव में, जो कि अलग अलग जातियों के हैं। Most of the villagers are landholders and some of them are rich and their houses are made of brick and cement. अब गांव का बताया जा रहा है कि गांव के ज़्यादातर जो लोग हैं वो लैंड होल्डर्स हैं, यानी उनके पास अपनी अपनी ज़मीनें हैं। एंड सम ऑफ देम आर रिच, जिसमें से कुछ जो हैं वो अमीर हैं और उनके जो घर हैं वो पक्के जो हैं घर हैं, यानी कि वो ईंट और सीमेंट से बने हुए उनके घर हैं। The number of poor people is 1/4 of the total population. अच्छा, अभी मैं जो भी ये फैक्ट्स पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये आपको इकोनॉमी को पढ़ने का, समझने का तरीका बताया जा रहा है, तो एक एक बात में ध्यान रखिएगा। The number of poor people is 1/4 of the total population. And they live in a corner of the village in a very small house made of mud and straw. अब आपसे कहा जा रहा है कि वहाँ उस गांव के जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या जो है वो टोटल पॉपुलेशन यानी टोटल लोगों की संख्या, जनसंख्या जिसे कहते हैं, उसकी 1/4 है, 1/4 है। और वो कहाँ रहते हैं? वो गांव के एक कोने में मिट्टी और फूस के बने हुए छोटे छोटे घरों में गांव के कोने में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए गांव का दिखाया जा रहा है, मोटे रूप से आपको दिमाग में दिखाया जा रहा है कि गांव में जो अमीर लोग हैं उनके घर तो सीमेंट और ईंट के बने हुए हैं, और जो गरीब लोग हैं गांव के, वो जो है गांव के एक कोने में छोटे छोटे मिट्टी घास फूस के घरों को बना के उसमें वो एक गांव के कोने में रहते हैं, जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, और उनकी संख्या 1/4 है कुल जनसंख्या की। The government has provided pakka houses to some of the poor families under the scheme of इंदिरा आवास योजना। सरकार ने कुछ गरीब परिवारों को जो है पक्का मकान यानी कि ईंट के बने हुए मकान जो हैं वो दिए हैं, जो उनके इंदिरा आवास योजना है उसके तहत, उस स्कीम के तहत उन्होंने कुछ गरीब परिवारों को पक्का मकान भी बना के दिए हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक योजना भी कोई चल रही है गांव में, इंदिरा आवास योजना, जिसके तहत पक्के मकान गरीब लोगों को दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। As the village is nearer to Patna, most of the houses have electric connections. अब देखिए एक और बात बताई जा रही है कि चूंकि ये गांव पटना शहर यानी जो राजधानी है पटना, तो उसके बड़ा नज़दीक है, इस वजह से गांव के सभी घरों में जो है, ये ज़्यादातर, सभी नहीं, गरीबों के यहाँ कहाँ से होगा बेचारा, मोस्ट ऑफ द हाउसेस यानी कि ज़्यादातर घरों में बिजली के कनेक्शन वहाँ उपलब्ध है। इन रिसेंट ईयर्स a power grid has been set up for the production and storage of electricity. अब आगे कहा जा रहा है कि हाल के सालों में जो है इस एरिया में बिजली के उत्पादन और उसको स्टोर करने के लिए एक पावर ग्रिड भी सेटअप किया गया है। तो पावर ग्रिड होता है जो आप देखते हैं कई जगह स्टेशन, सब स्टेशन नज़र आता है आपको कहीं कहीं,
रेलवे स्टेशन के आगे पीछे, तो इनको पावर ग्रिड कहा जाता है। ये जो है बिजली की सप्लाई मेंटेन करने और बिजली को स्टोर करने के काम आता है। इलेक्ट्रिसिटी powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small businesses। तो कहा जा रहा है कि जितने भी गांव के खेतों में ट्यूबवेल हैं वो सब बिजली से चलने वाले हैं, और गांव के छोटे मोटे जो भी व्यवसाय होते हैं गांव में उनमें भी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहीं बल्ब जला लिया, दुकान है, ठीक है, कहीं कोई ठेला लगाए हुए है, कहीं कोई सामान बेच रहा है बैठ के, तो कहीं वहाँ बल्ब जला लिया, कहीं जो है पंखा चला लिया, कहीं कुछ गाना वाना बजा दिया, म्यूजिक बजा दिया, कुछ अनाउंसमेंट कर चला रहा है, बिजली का इस्तेमाल वो करते हैं थोड़ा बहुत। देयर आर 6 प्राइमरी स्कूल्स, 1 मिडिल स्कूल, 1 हाई एंड 1 डिग्री कॉलेज इन द विलेज। वाह, बड़ी तारीफ की बात है भाई। एक गांव में ही कहा जा रहा है कि 6 प्राइमरी स्कूल हैं, एक मिडिल स्कूल भी है, एक हाई स्कूल है और एक डिग्री कॉलेज भी है उस गांव में। बताइए, बड़ा शानदार गांव है। द विलेज ऑल्सो हैज 2 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 1 मिनट, हाँ, 2 गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 1 प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर द सिक आर ट्रीटेड। अब एक और आपको बताया जा रहा है कि इस गांव में 2 गवर्नमेंट के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। छोटे से होते हैं ऑफिस गवर्नमेंट के, जहां छोटी मोटी बीमारियों की देखभाल की जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर 2 हैं गवर्नमेंट के, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जहां बीमारों का इलाज किया जाता है। The post office and Anganwadi centers are also available in the village, where the meetings of women are often noticeable। कहा जा रहा है कि गांव में पोस्ट ऑफिस है और आंगनवाड़ी केंद्र हैं भी हैं गांव में, जहां की महिलाओं की मीटिंग होते हुए अक्सर देखा जा सकता है। महिलाओं की बैठक होते हुए अक्सर देखा जा सकता है। नोटिसेबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, यानी कि वहाँ महिलाएं भी काफ़ी अपना कामकाज में लगी हुई हैं, तरह तरह के गतिविधियों में, व्यापार में लगी हुई हैं, तभी मीटिंग करती हैं। आंगनवाड़ी में भी जो है कामकाज जो होता है उनको भी सिखाने करने के लिए मीटिंग होता रहता है। स्टेज, सामुदायिक भवन, सामुदायिक लेबोरेटरी and a famous Kali temple are the centers of modern attraction। इस गांव में एक जो है आपका सामुदायिक भवन, कम्युनिटी हॉल जिसे कहते हैं, वो भी बना हुआ है। सामुदायिक लेबोरेटरी, एक जगह कम्युनिटी टॉयलेट, यानी कि जहां लोग अपना इस्तेमाल कर सकें, ऐसे टॉयलेट्स बने हुए हैं। और एक प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है। तो ये सब जो है लोगों के मॉडर्न अट्रैक्शन के सेंटर्स हैं, यानी कि नए लोगों, जो नए सोच वाले लोग हैं, यानी कि युवा लोग हैं, या जो नए सोच विचार वाले जो घूमने फिरना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। अब थोड़ा सा पीछे देख लेंगे। पीछे आपके बॉक्स में एक दिया हुआ था फैक्ट। द विलेज फतेहपुर वॉज नेम्ड आफ्टर श्री फतेश्वर नारायण सिंह, अ फेमस फ्रीडम फाइटर, एक्टिव एंड आइडियल मैन। फतेहपुर जो गांव का नाम है, एक वहाँ के पहले प्रसिद्ध व्यक्ति थे फतेश्वर नारायण सिंह,
जो कि एक मशहूर स्वतंत्रता सेनानी रहे, यानी स्वतंत्रता के संग्राम से उसमें लड़ाई में लड़े, एक्टिव रहे काफ़ी, एक गतिशील व्यक्ति रहे, एंड आइडियल और आदर्शवादी व्यक्ति थे। तो उनके नाम पर ही आगे धीरे धीरे वो गांव उन्हीं के नाम से फतेहपुर जाने लग गया। तो गांव का नाम भी देखिए अक्सर किसी मशहूर व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो जाता है, ये हमने यहाँ देखा। फिर नीचे एक और बॉक्स आपको ब्लू में जो दिया गया है उसमें देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन अबव shows that Fatehpur is more modern and developed than other villages and towns। तो यहाँ इस जो है बातें बताई गई हैं उनको देख के हम समझ सकते हैं कि फतेहपुर गांव जो है अपने आसपास के गांव कस्बों से ज़्यादा डेवलप्ड है, मॉडर्न है, ज़्यादा आधुनिक है, यानी कि नए विचार वाला है, नए तरह की चीज़ों वाला है और डेवलप्ड है, विकसित है। Here is a well-developed system of road, transportation, electricity, irrigation, schools and health centers। तो इसलिए डेवलप्ड है, मॉडर्न है, क्योंकि इस गांव में हम एक अच्छा खासा विकसित जो है सड़कों का सिस्टम देख सकते हैं, सड़क की व्यवस्था देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आने जाने की सुविधा है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की व्यवस्था है, इरिगेशन सिंचाई की वहाँ सुविधा है, स्कूल्स देखिए कई सारे वहाँ विद्यालय हैं, एंड हेल्थ सेंटर्स और वहाँ स्वास्थ्य के भी केंद्र हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विथ दोज इन योर नियर बाई विलेज। कहा जा रहा है कि आप अपने भी आसपास के गांव से कंपेयर करिए कि क्या आपके आसपास के गांव में इस तरह की सुविधाएं हैं, तो हैं, किस हालत में हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी हैं या इनसे कम अच्छी हैं, उनकी विचार कीजिए उनके बारे में। तो इस तरह एक गांव के बारे में हमें यहाँ एक बताया गया, उसका दिखाया गया वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या लोकेशन है, क्या वहाँ पर जो है सुविधाएं हैं किस तरह का। एक और यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, पिक्चर, फार्मर टेकिंग हिज प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन्स फॉर सेल। तो यहाँ हम देख सकते हैं फोटोग्राफ में दिख रहा है कि एक किसान है और दो किसान हैं। एक किसान बैलगाड़ी से अपने जो उसका अनाज उपजा उसको बेचने के लिए ले जा रहा है, जबकि दूसरा कोई व्यक्ति ट्रैक्टर पर कुछ सामान ढो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि गांव में यानी कि काफ़ी कामकाज होता रहता है, एक विकसित गांव है, एक डेवलप्ड गांव है ना। तो हमने फतेहपुर का जो है पढ़ा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा आगे देखते हैं। We know that goods and services are provided to the society through production which satisfy our requirements। तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वी नो दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द सोसाइटी थ्रू प्रोडक्शन विच सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट्स। कि समाज को जो वस्तुओं की और सेवाओं को प्रोवाइड किया यानी कि उपलब्ध कराया जाता है, उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, जिससे कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कैसे? अब गांव का कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, उसको कपड़ा पहनने का मन आ, नया कपड़ा पहनना है हमको, नया जीन्स हमको लेना है, उसकी वो इच्छा कैसे पूरी होगी? जब वहाँ कोई दुकान होगी जिसमें कि कपड़ा, वो नया जीन्स या शर्ट बिक रहा होगा, तो वो जा सकेगा और अपने गार्जियन के साथ उसको खरीद के पहन सकेगा। तो वहाँ वो जो कपड़ा बिक रहा है, कहीं बन रहा होगा कपड़ा, तभी तो वहाँ आ रहा है और बिक रहा है। तो जब बिक रहा है वहाँ कपड़ा, तो उससे वहाँ के जो भी, जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण लिया, बच्ची का उदाहरण, उनकी इच्छा पूरी हुई कपड़े पहनने की। अब
मैं अपनी बता सकता हूँ कि जब हम पहले छोटे थे और गांव जाते थे, तो गांव हम लोग कम ही गए, लेकिन कभी जब जाते थे तो वहाँ कुछ खाने की इच्छा होती थी तो कुछ मिलता ही नहीं था दुकान में। दुकान, एक आध दुकान गांव में होती थी मिट्टी के, और उसमें जो है मुश्किल से दाल मोठ और एक आध बिस्किट वगैरह मिलता था, और कुछ नहीं मिलता था। हम लोग शहरों से जाते थे, सोचते थे ये खाएं, और कुछ मिलता ही नहीं था गांव में। जूस मिलता था वहाँ पे। हाँ, वही सब। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, मतलब आखिर वो भी जो बिक रहा है दुकान में, तो वो गांव वालों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। गांव के बच्चों को मन होता है कभी हाँ कुछ खा लिया, तो जाके दुकान से कुछ टॉफ़ी खरीद लिया, ये सब दाल मोठ वगैरह खरीद लिया, या और कुछ। अब तो बहुत सारी चीज़ें बिकने लगी हैं सब जगह। तो ये, अच्छा, गांव में जैसे कि मान लीजिए कुछ बहुत तरह के लोग बना के, निमकी है या कुछ एक गुड़ वगैरह का बना के वो रखते हैं, तो अब जिसको खाने की इच्छा होती है तो वो जाता है, उसको खा लेता है खरीद के। तो ये जो बिक रहा है सामान कुछ भी, वो क्यों बिक रहा है, कैसे बिक रहा है? क्योंकि उनका प्रोडक्शन हो रहा है, तभी वो बिक रहा है। अब सामान बनेगा तब ना बिकेगा, बनेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? तो यानी कि जो भी समाज को, समाज के लोगों को जो वस्तुएं यानी गुड्स और सर्विसेज यानी सेवाएं वो उपलब्ध कराई जाती है, तो इस वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से वो पैदा होती है, वो तैयार होती है। तो जैसे एक नाई अगर सैलून चला रहा है गांव में, तो वो एक प्रोडक्शन है, वो सेवा एक पैदा कर रहा है बाल काटने का। कोई दूध वाला दूध बेच रहा है तो वो दूध का प्रोडक्शन कर रहा है, वो दूध का उत्पादन कर रहा है। कोई दुकान चला रहा है तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें वो चीज़ें खरीदता बेचता है लोगों को। गांव में तो हम गांव में ही देखे, मतलब हो गया सर्विस प्रोवाइड करना। गुड्स या सर्विस। अब जैसे शहर से हम गांव में गए थे तो वहाँ नया देखे कि भाई वहाँ पैसा देना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा अनाज दे दीजिए, बदले में उससे टॉफ़ी, दाल मोठ, कुछ भी बिस्कुट ले लीजिए। पहले ऐसा होता था कि हर चीज़ पहले कैश से नहीं होता था, अनाज से भी होता था। जाइए, गेहूँ ले गए और वहाँ से बदले में चीनी ले आए दुकान से। देखें कि नहीं आप? हाँ, तो अभी भी कहीं कहीं होता ही अभी है। भी होता है कई जगह, हाँ अभी भी कुछ जगहों पर होता है। तो कहने का मतलब है कि उस समय गांव में कैश बेस्ड ही नहीं होता था। हम लोग तो शहरों से जाते थे तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा हम लोग होता था तो पैसे से भी करते थे। नहीं तो गांव में देखते थे कि जो लोग हैं, तो गांव के लोग तो अपना वो अनाज वनाज से ही करते थे। हम लोग के लिए उसमें बड़ा ये सब नया चीज़ लगता था कि अरे बताओ, वहाँ तो पैसा का सिस्टम ही नहीं है, वहाँ तो लोग गए अनाज दिए, बदले में जो चीज़ है अपना ले लिए। बल्कि सब्जी भी लाना रहता था तो होता था कि भाई जाओ अनाज इतना ले जाओ और उसके बदले सब्जी वहाँ से ले आओ। बहुत तरह की चीज़ है, हम लोग सुनते थे, बहुत सारी चीज़ देखे नहीं हैं। तो खैर, तो उसी तरह यहाँ कहा जा रहा है कि गांव में या कहीं भी, गांव की ही बात नहीं, कहीं भी जो भी वस्तुएं प्रोवाइड की जाती, उपलब्ध कराई जाती हैं या सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। और इससे क्या होता है, क्यों उपलब्ध कराई जाती? ताकि लोगों की इच्छाएं, लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, हम संतुष्ट हो सके, सेटिस्फाई हो सके। अब देखिए आजकल बच्चा लोग टीवी में देखेगा कुछ, ये टॉफ़ी आया है, ये बिस्कुट आया है, ये आया है, आइसक्रीम आया, तुरंत वो बगल दुकान पे जाके कहेगा हमको वो बिस्कुट चाहिए, बोलेगा अभी नहीं आया है, तो यहाँ बिकना भी शुरू ही नहीं हुआ है। तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए उन लोग को भी अपडेट रहना पड़ता है कि कौन सा ऐड आ रहा है, तुरंत उसको लाइए, नहीं तो बच्चे मांगने लगेंगे ये दीजिए ये दीजिए। अभी यहाँ लोग खरीदना वो लाना ही नहीं शुरू किए हैं। तो खैर पटना शहर है तो ये तो राजधानी है, यहाँ तो तुरंत चीज़ें आने लग जाती हैं बाज़ार में। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग क्या है, अभी पटना में उपलब्ध नहीं होती, अमेज़न से मंगाना पड़ता है। बाहर बेंगलोर, चेन्नई, कहाँ कहाँ से आता है। तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन क्यों होता है? टू सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट्स इन द विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड। अब देखिए लिंक आपको दिखाया कि इन द विलेज, विलेज से गए टाउन, टाउन से बड़ा हुआ सिटी, सिटी से बड़ा स्टेट, स्टेट से बड़ा कंट्री, कंट्री से वर्ल्ड।
इस सिस्टम में वी सी दैट पीपल आर इन सम एक्टिविटीज टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अब इसमें हम कहीं भी देखें, किसी गांव में, शहर में, किसी राज्य में, देश में, दुनिया में, कहीं भी चले जाइए, हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपनी जो है कुछ ना कुछ कमाने में लगे हुए हैं, अपना कुछ पैसा कमाने में लगे हुए हैं जिससे वो अपना जीवन गुजारा कर सके। पैसा किस लिए कमाया जाता है? अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो उसे ही हम लाइवलीहुड कहते हैं। लाइवलीहुड मतलब लाइव, लाइव का मतलब लिविंग। तो लिविंग को कैरी करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने मनमाने तरीके से, अपनी इच्छा से, तो उसके लिए जो हमें पैसों की ज़रूरत, तो उसके लिए लाइवलीहुड होता है वही। तो अपने लाइवलीहुड कमाने में लोग दुनिया में सब जगह जाइए तो कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। कोई काम कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई हम लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई वकील केस लड़ रहा है, सब तरह के, कहीं कोई मर्डर भी कर रहा है, वो भी पैसे ही के लिए कर रहा है। ठीक है, पैसे के लिए ही सब काम करते हैं। नेता लोग ठग रहे हैं लोग को, जो भी है मतलब। तो everyone is involved in some activity to earn his or her livelihood. Farmers, laborers, artisans, teachers, doctors, engineers, shopkeepers, etc. are different classes of society who are engaged in various activities. तो उसी आपको जो मैंने बताया उसी का एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, ठीक है, और ये हैं शिल्पकार हैं, आर्टिजन्स जो चीज़ें बनाते हैं, टीचर्स शिक्षक हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर, दुकानदार लोग जो हैं, ये सब क्या है? ये समाज के अलग अलग क्लासेस हैं, वर्ग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, हु आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटी, जो कि अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। अब हॉस्पिटल जाइएगा तो देखिएगा सारे आपको वहाँ डॉक्टर दिखेंगे, नर्स दिखेंगे, मेडिकल स्टाफ दिखेंगे, पेशेंट दिखेंगे। तो जितने हैं ये लोग मेडिकल प्रोफेशन में लगे हुए हैं। उसी तरह आप मार्केट चले जाइए तो आपको तरह तरह की दुकानें दिख जाएंगी, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई किसी चीज़ का शोरूम है, कोई किसी चीज़ का। तो वहाँ क्या है? सब शॉपकीपर्स हैं। फिर आप जो है चले जाइए, कहीं स्कूल में चले जाइए तो वहाँ आपको टीचर्स दिख जाएंगे पढ़ाते, वो सारे टीचर्स हैं। कहीं आप चले जाइए तो वहाँ आपको जो है सामान बनाते हो बहुत लोग, कोई कुम्हार है, कोई लोहे का लोहार है, कोई कुछ है, कोई कुछ बनाता है, सब आर्टिजन्स हो गया। कहीं आप गांव में चले जाइए तो लोग आपको खेती करते दिखेंगे, सारे किसान हैं, मजदूर साथ में काम करते रहते हैं वहाँ। या यहाँ आप चले जाइए तो बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही है, सब जगह आपको फैक्ट्रियों में सब जगह मजदूर काम करते दिख जाएंगे। हर व्यक्ति मजदूर ही है, हम लोग भी मजदूर ही हैं, ऐसा नहीं है, काम ही होता है सब। और किसी भी तरह का काम करना वो लेबर ही है। ठीक है, तो वी आर ऑल लेबरर्स। खैर, आर डिफरेंट, तो ये सब जो है क्या, डिफरेंट क्लासेस ऑफ, समाज में हम ग्रुप ऑफ पीपल में बांट देते हैं लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क या सम अदर कैरेक्टरिस्टिक। हम लोगों को एक ग्रुपिंग जब करते हैं तो उसी को क्लास कहते हैं। तो ये समाज के अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। तो कहीं भी समाज में हम देख सकते हैं कि सारे लोग एक ही काम में नहीं लगे रहते हैं। कुछ लोग किसी काम को कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ और काम कर रहे होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो नाउ, तो इतना हमने गांव के बारे में पढ़ा और उसको समझा, एनालाइज किया कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। तो अब हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, प्रोडक्शन कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे कि अब इकोनॉमिक्स के टर्म्स में व्हाट इज़ प्रोडक्शन, क्या क्या उसमें हमें पढ़ना होता है। प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, अब यहाँ से आप पूरा नोट कर, जो जहाँ से बोला पीछे से वहाँ से अब नोट करते आएंगे पूरा ये सब। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी।
अब देखिए प्रोडक्शन जो वर्ड है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब हम लोग की शुरुआत हुई इकोनॉमिक्स की पढ़ाई, तो इकोनॉमिक्स का 15 डेफिनेशन लिखा दिया गया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर दिस इकोनॉमिक्स इज दिस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर दिस इकोनॉमिक्स इज दिस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कूड्स एंड डॉनेल इकोनॉमिक्स इज दिस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबर्टसन इकोनॉमिक। तो कहने का मतलब है कि साइंस में जो है डेफिनेशंस एग्जैक्ट होती हैं। साइंस में जब आप पढ़ेंगे वहाँ एक ही डेफिनेशन होगा और वो बड़ा एग्जैक्टली उसको एक एक वर्ड उसका एग्जैक्टली डिफाइंड होता है और हर जगह आपको वही बोलना होता है। लेकिन साइंस के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ये सब ह्यूमैनिटीज़ में आता है, तो यहाँ एक डेफिनेशन नहीं होता है। यहाँ क्या है, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग डेफिनेशन दिया गया होता है और वो सभी सही होते हैं। ये नहीं है कि ये सही और दूसरा गलत है, नहीं, हर किसी का कुछ कहने का तरीका होता है और वो अपने आप में सही होता है। तो ह्यूमैनिटीज़ में डेफिनेशंस वगैरह बड़े मुश्किल होते हैं डिफाइन करना, उनको अच्छे से समझना पड़ता है क्योंकि कोई एक रटने वाला डेफिनेशन नहीं होता है। तो जैसे यहाँ प्रोडक्शन को भी एक डिफाइन करने की कोशिश को समझिएगा। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी यहाँ वर्ड यूज किया है कि प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है जो है ज़रूरत, उपयोगिता, ज़रूरत नहीं उपयोगिता, हिंदी में उसका शब्द शुद्ध अच्छा शब्द है, शुद्ध शब्द उपयोगिता, यानी जो किसी के कोई काम आ सके। समझ गए यूटिलिटी का मतलब? हाँ अभिषेक, लाइन पर है? हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, सुन रहे हैं। तो यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, यानी कि टू बी ऑफ यूज, ऑफ सम यूज। तो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी, यानी कि टू क्रिएट सम यूटिलिटी, यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा सेवा या कोई भी चीज ऐसा बनाना जो किसी के काम आ सके, जो किसी के काम आ सके। जैसे मैं कोई अगर सामान बनाया, कोई कपड़ा मैंने सिला, तो वो कपड़ा कोई पहन सकता है। तो ये तो हो गया एक मतलब फिजिकल गुड का एग्जाम्पल हो गया कि कोई वस्तु मैंने बनाई जो किसी के काम आ सकती है। देखिए इतनी चीज़ें बिक रही है, हर कोई खरीद रहा है अपने अपने काम के लिए। हम जाते हैं कुछ खाने के लिए खरीदे, कुछ पीने के लिए खरीदे, कुछ पहनने के लिए खरीदे, कुछ ओढ़ने के लिए खरीदे, कुछ हाथ में बांधने के लिए, कुछ पैर में पहनने के लिए, कोई आँख पे लगाने के लिए, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, मोबाइल का कवर। देखिए दुनिया में लाखों करोड़ों चीज़ें हैं। There are millions and billions of goods that are being sold and distributed. अब आप एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल के साथ फिर उसका कवर खरीदते हैं, कवर के साथ फिर उसका एक टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं, उसके साथ फिर उसका आप कुछ और खरीदते हैं, एक चार्जर खरीदते हैं, फिर उसके लिए आप रखने के लिए तरह तरह के, फिर देखिए कितने इतने, तो कहने का दीज आर ऑल गुड्स जो कि आपको आप जब एक अच्छा कवर लगाते हैं, एक अच्छा मोबाइल आप खरीदते हैं, तो आपका मन खुश हो जाता है कि वाह कितना सुंदर मोबाइल खरीदा। मोबाइल में कवर भी अच्छा लग जाता है और खुश हो जाते हैं, वाह वाह कितना बढ़िया कवर लग गया। आपको खुशी मिलती है, आपको खुशी मिलती है। नया लेटेस्ट मोबाइल खरीद के उसका एक सुंदर कवर लगा के, जब कोई चीज़ अच्छे से आपको एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास लग जाता है उस पर शाइनिंग, तो आपको अच्छा लगता है, वाह मेरा मोबाइल प्रोटेक्टेड है। तो वी सेटिस्फाई आवर नीड्स। अब मान लीजिए, तो यहाँ यूटिलिटी वर्ड यूज किया है कि जिसको यूज कर सके। अब आप एक
गांव वाले को जाके या एक बच्चे को जाके दे दीजिए बीपी चेक करने वाला मशीन, वो उसके किसी काम का है? उसके कोई काम का नहीं है। उसको देख के खुश होगा? उसको उससे कोई खुशी नहीं मिलेगी। बोली पता नहीं क्या है, इसको क्या करना, मैं इसका क्या करूँगा भाई, ये बीपी मशीन किस लिए ला के दे दिए? कोई काम का चीज़ ला के दिए होते तो उसको इस्तेमाल भी करते भाई, ये क्या बेकार ला के दे दिया, अब रखा रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ हम यूटिलिटी की बात करते हैं। देखिए, हमने बचपन में एक पढ़ा था, सीखा था, वन मैन्स मीट इज अनदर्स पॉइजन। एक आदमी के लिए जो मिठाई हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो जहर हो सकता है। ठीक है, वही मिठाई एक व्यक्ति के लिए, तो वही चीज़ एक व्यक्ति के लिए मिठाई है, लेकिन दूसरे के लिए वो जहर का काम कर सकता है। तो इसी को कहते हैं यूटिलिटी, उसी को कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे दो आदमी जा रहे हैं बाजार में, टहल रहे हैं, एक का बाल बढ़ा हुआ है, एक का बाल कटा हुआ है, और वहाँ एक सैलून दिखता है। तो जिसका बाल कटा हुआ है वो कहेगा, वो इग्नोर करेगा, सैलून है ठीक है। जिसका बाल बढ़ा हुआ है वो खुश हो जाएगा, अरे वाह, बाल कटाने के लिए सैलून मिल गया, कटा लेते हैं। उस सैलून का एक व्यक्ति के लिए यूटिलिटी है, दूसरे के लिए कोई यूटिलिटी नहीं, क्योंकि उसके बाल शॉर्ट हैं, कटे हुए हैं, अभी उसको नहीं कटाना है। तो वो इग्नोर कर देगा, लग जिसका बाल बढ़ा हुआ कहेगा हाँ हाँ चलो बाल कटा लेता हूँ, फट से मिल गया सैलून। तो यूटिलिटी यानी कि टू बी ऑफ यूज, तो बड़ा ही एक ब्रॉड टर्म है यूटिलिटी, और इसलिए इसको यहाँ यूज़ किया गया है कि इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिंग यूटिलिटी, उपयोगिता। अब जो कार बना रहा है, मान लीजिए कोई होंडा की कार बना रहा है फैक्ट्री में, तो वो यही सोच के बना रहा है ना कि कोई उस कार को खरीदेगा, वो किसी के काम आ सकेगी। अब वो मेरा नाम लेके तो नहीं सोच के बना रहा है कि राकेश कुमार आके खरीद लेगा, लेकिन वो इन जनरल वो सोच के कर रहा है कि हाँ कोई व्यक्ति खरीदेगा, इसलिए ना बना रहा है। तो वो इसलिए बना रहा है, तो वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। ही इज क्रिएटिंग अ गुड कार विच कैन बी ऑफ यूज टू मेनी पीपल। अब मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जो किसी के काम ही नहीं आ सके, तो वो चीज कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। और जब नहीं खरीदेगा तो वहां कुछ यूटिलिटी क्रिएट हुई? नहीं क्रिएट हुई, क्योंकि उसको कोई यूज ही नहीं कर सकता है। और जब यूज नहीं कर सकता है, जब कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं हुई, तो हम कहेंगे प्रोडक्शन भी नहीं हुआ। अब जैसे कि अभी करंट एग्जाम्पल ले लें कि टीचरों का रिक्रूटमेंट हुआ है। ठीक है भाई, लाखों टीचर का अपॉइंटमेंट हो गया है। अब वो जाके क्लास में, स्कूल में जाके गप मार रहे हैं, बैठ के गप मार रहे हैं, तो सरकार उसको पैसा देगा? बोलेगा भाई गप क्यों कर रहे हो, गप करने से कोई फायदा हो रहा है? किसी को कोई शिक्षा हो रही है? आपको वहाँ पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, और पढ़ाना जो है वो यूटिलिटी है कि हाँ आप पढ़ाइए कि जिससे बच्चों का कुछ सीख सके, कुछ भला हो, कुछ वो कर सके। आप वहाँ मिलके गप कर रहे हैं तो उससे बच्चा कुछ सीख रहा है, उससे कुछ उसको नॉलेज बढ़ रहा है, कुछ कर सकेगा फ्यूचर में। तो आप जब गप मार रहे हैं तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी है। तो जो आपको पैसा दिया जाएगा वो पढ़ाने के लिए दिया जाएगा, गप मारने के लिए नहीं। तो जब आप गप मारिएगा तो वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको नहीं दिया जाएगा। तो गप करते हुए पाए जाएंगे तो आपका एक दिन का सैलरी कट हो जाएगा। तो जब वही आदमी पढ़ाता है खड़ा होके, तो वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है।
लेकिन वही वहाँ बैठ के गप कर रहा है फ़ोन पर, या 2 लोग टीचर बैठ के गप कर रहे हैं, तो वो कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो यूटिलिटी से समझे, यूटिलिटी आप समझ गए होंगे। हाँ, तो यूटिलिटी का मतलब है किसी के कुछ काम आ सकना। देखिए, जब वो खड़ा होकर कुछ बोलता है तब भी वो कुछ बोलता ही है, और जब आपस में हंसी मजाक कर रहा है, बोल रहा है, तब भी बोल रहा है। लेकिन हंसी मजाक वाले बोलने का कोई यूटिलिटी नहीं है, और खड़े होकर बोलने का यूटिलिटी है जब आप पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए आपको पढ़ाने का पैसा दिया जा रहा है, गप करने का पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार कहती है आप काम नहीं किए, आपको काम का पैसा मिलेगा। तो आप गप किए तो उस समय काम नहीं किया, आपका अटेंडेंस आज का कट हो जाएगा, दिन भर गप किए खाली। तो उसी तरह जब हम किसी के काम आने लायक कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसको यूटिलिटी कहा जाता है। और यूटिलिटी बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, यूटिलिटी बहुत ब्रॉड टर्म है। देखिए, आप कोई सामान लेने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, अभी देखिए चल रहा त्यौहार, ईद था, रामनवमी आने वाला है सब, अभी उसी आप जाएंगे कहेंगे भाई केला क्या रेट। रामनवमी का मतलब कि जो नवमी दुर्गा पूजा? नहीं नहीं, रामनवमी कहते, नवमी के दिन रामचंद्र जी पैदा हुए थे, तो इसीलिए उसको रामनवमी कहते हैं। तो दुर्गा पूजा चल रहा था? नहीं, दुर्गा पूजा चल रहा है वो अलग है, दुर्गा पूजा का राम जी के जन्म से कोई लेना देना नहीं है, उस संयोग से दोनों एक ही समय पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो रामचंद्र के जन्म की कहा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधु के मास में, मधुमास में नवमी तिथि को पैदा हुए थे, इसलिए वो रामनवमी कहा जाता है। मधुमास कहा जाता है, ये अभी का जो ये मतलब जो महीना है, बड़ा ही मतलब अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में वो नवमी तिथि को पैदा हुए थे। तो उसकी इस तरह से रामचरितमानस में लिखा हुआ है तुलसीदास जी के द्वारा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो उसी समय जन्म हुआ रामचंद्र जी का। खैर, तो हाँ, हम लोग आते हैं अपने, तो यूटिलिटी की एक, जैसे हाँ मैंने कहा कि जैसे अभी त्यौहार आ रहा है, अभी आप गए बाज़ार, पूछेंगे हाँ भाई केला क्या रेट है, तो बोलेगा कि सर 90 रुपये दे रहा है। आपकी मजबूरी है लेना, आप 90 रुपये भी ले लीजिएगा। पर्व ख़त्म हो गया, 3-4 दिन बाद जाइए, कहेगा केला कैसे है भाई, तो कहेगा कि सर 60 रुपये, 50 रुपये, आप 50 रुपये ले लीजिएगा। अभी 90 बिक रहा है, वही क्या आपको अलग केला दे रहा है? नहीं। और 4 दिन बाद अलग केला देगा, घटिया केला देगा? नहीं, वही केला देगा। लेकिन अभी आपकी यूटिलिटी ज़्यादा हो गई है, अभी आपको लेना है, पर्व है, त्यौहार है, आपकी मजबूरी है लेना, तो वो रेट बढ़ा के भी 100 रुपये ही मांगेगा, 200 रुपये ही मांगेगा। हमको छठ के समय याद है कि एक जगह तो 200 रुपये दर्जन भी एक जगह बोला था, ठीक है। हाँ, और संजोग से फिर हम कहे कि हड़बड़ाए नहीं, आगे जाके फिर खोजे तो एक जगह 200 रुपये में बहुत दर्जन मिल गया, और वो ऐसा हाल किए हुए था कि दिख रहा सब जगह बिक चुका था, हम लोग लेट हो गए थे लेने में, तो बिक गया था, तो ये हाल था कि 200-200 300-300 रुपये दर्जन मांग रहा था फिर एन समय पर। तो यूटिलिटी, क्योंकि उस समय आपको आवश्यकता है, आपको लेना है, आपको किसी भी रेट पर आप लेने के लिए मजबूर हैं, तो उस समय आप कोई भी प्राइस उसका पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब आपको ज़रूरत नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप उसको कहेगा कि ठीक लगेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, तो आपको कम रेट पर देने के लिए वो मजबूर रहता है। तो यही है यूटिलिटी, ज़रूरत, आवश्यकता। अब देखिए आज यूटिलिटी को कैसे बुनाया मोदी जी ने, अर्जेंट ट्रेन में टिकट चाहिए तो 1000 का टिकट 5000 आपसे लेगा और देंगे आप। आज ये हाल है, फ्लेक्सी फेयर के नाम पर जो हो रहा है कि 1-1 हज़ार का टिकट 5-5 हज़ार में भी बुकिंग हो रहा है, ठीक है। तो अर्जेंट आपको चाहिए तो दीजिए 5000, 1000 के टिकट का, और नॉर्मल डेज में है तो आपको 1000, 1200, 1300, 1400 मिल रहा है। तो ये है यूटिलिटी। तो वही चीज़ वही रहती है, सब चीज़ वही रहती है, लेकिन उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है।
एक बोतल खून का आम समय में कोई बहुत कीमत नहीं रहता है, लेकिन जिस समय कोई पेशेंट को ऑपरेशन हो रहा है और अर्जेंट नीड हो गया और नहीं मिल रहा है, उस समय देखिए एक एक बोतल का लाखों रुपया देने के लिए तैयार हो जाता है आदमी खून का, और आम समय में उसका 100 रुपया 1000 रुपया भी उसको भारी लगेगा। लेकिन क्रिटिकल हो गया, जिस समय पेशेंट गड़बड़ाया हालत उसका और उस समय खून इमरजेंसी में चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो देखिए फिर, और वो भाप गया आपको ब्लड वाला आपकी ज़रूरत को, तो वो अपना मन महंगा मांगेगा जो, और आपको देना पड़ेगा उसको। क्या करेगा, जान बचाना है पेशेंट, क्योंकि उसकी यूटिलिटी बहुत गुना बढ़ गई, 100 गुना बढ़ गया उस समय उसका यूटिलिटी। चीज़ वही रही, वही 1 यूनिट ब्लड ही है, लेकिन उस समय चूंकि सिचुएशन है क्रिटिकल, पेशेंट का जान जाने का नौबत है, तो उस समय वो लाख रुपया भी मांगेगा तो लाख रुपया भी देगा आदमी उसको। तो यूटिलिटी समझना, यूटिलिटी क्या है, उसकी ज़रूरत, उसकी उपयोगिता। तो प्रोडक्शन का एक बड़ा ब्रॉड डेफिनेशन कहा गया है कि इन प्रोडक्शन वी क्रिएट यूटिलिटी। हम कोई उपयोगिता की चीज़, चाहे वो कोई चीज़ हो जो किसी के काम आ सकती है, जो भी चीज़ है वो पैदा हो रही। जैसे किसान सब अनाज उपजा रहे हैं, किस लिए, ताकि कोई उसको खा के अपनी भूख मिटा सके, अपना ग्रो कर सके बॉडी को, तो लोग खरीदते हैं अनाज, खाएंगे, तो वो यूटिलिटी पैदा कर रहा है। कहीं कोई डोसा बना रहा है, किस लिए, कि कोई आके डोसा खाएगा। अब कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई खाता नहीं उस चीज़ को, और वहाँ वो चीज़ बनाएगा, तो कोई खाने जाएगा, कोई खाने नहीं जाएगा, क्योंकि कोई खाता ही नहीं उस चीज़ को, तो उसकी कोई यूटिलिटी हुई वहाँ पर, कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी ये वही चीज़ किसी के बड़े काम की हो सकती है, दूसरे आदमी के कोई काम की नहीं हो सकती है। तो प्रोडक्शन में जैसे कि देखिए, मैं यही बता रहा हूँ आपसे कि, और यूटिलिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं देंगे, आपको अपना कोई मतलब कि समझिए कि कोई चीज़ आप बना रहे हैं, उसका प्रचार करना है आपको, तो वो आपको एक लाइन, खाली कोई प्रचार का लाइन बताने का लेंगे, बहुत सारा पैसा लेंगे। जो बेचने के लिए कोई मतलब कोई जो आपका डायलॉग टाइप का समझ लीजिए, जो आप कहीं प्रिंट कराते हैं, छापते हैं, स्लोगन या जो भी कहिए, वो स्लोगन बताने का बहुत पैसा आपसे ले लेंगे कि लाइए स्लोगन देना है तो इतना पैसा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए यूटिलिटी है उस चीज़ का। वो स्लोगन आप लिखेंगे, बेचेंगे, तो सामान आपका एडवर्टाइज करेंगे, खूब बिकेगा। देखिए एक ये सब क्या करता है, सब फिल्म देखिए, जो जितना आता है प्रचार करने, जितना खान से लेके जितने भी हैं, धोनी तोनी विराट जितने भी हैं सब, तो ये क्या करते हैं, आते हैं, ये खरीदिए, कितना बढ़िया सीमेंट है, कितना बढ़िया एसी है, कितना बढ़िया ये ऑनलाइन गेम खेलिए, वो खेलिए, ये क्रीम है, वो क्रीम है। वो क्या कर रहे हैं, वो अपना इमेज का खाली उसको बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि लोग विराट को अच्छा मानते हैं, तो विराट जो बोलेगा तो खरीद लेंगे। अब अमिताभ बच्चन जो दिखाएगा, हाँ ये देखिए कितना बढ़िया सर्फ है, उस सर्फ को लोग सब घिसना शुरू कर देगा। तो वो अपनी इमेज का पैसा लेते हैं, उसका लाखों रुपया लेते हैं, एडवर्टीजमेंट बना के बोलने का। जो नए नए सुपरस्टार सब बन रहे हैं, वो आके अपना हाँ एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसका पैसा अच्छा, वो रुपया लेता है। वही बता रहे हैं। तो वो किस चीज़ का पैसा, कोई सामान दे रहा है कंपनी को, कुछ दे रहा है नहीं, सिर्फ अपना इमेज का बेनिफिट उसको दे रहा है, क्योंकि वो उस सामान का एडवर्टाइज कर रहा है तो उसका सेल बढ़ जाएगा, उसके लिए यूटिलिटी है उसका, वो उसको यूटिलिटी दे रहा है खाली, अपना फोटो का, अपना वीडियो का, अपना प्रचार का, अपना इमेज का। तो जो जितना पहुंचा हुआ, जितना फेमस है आदमी, उतना ही पैसा मांगता है वो, कि भाई हम तुम्हारा सर्फ का, हम तुम्हारा फूड प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेंगे तो इतना करोड़ लेंगे। तो दैट इज यूटिलिटी। वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, अमिताभ बच्चन, धोनी सब भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कुछ यूटिलिटी पैदा कर रहे हैं। दे आर मेकिंग यूटिलिटी फॉर दोज कंपनीज विच आर सेलिंग दोज गुड्स, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए वो उनसे करवाते हैं, सब उनके आगे पीछे घूमते हैं, अरे मेरा प्रचार कर दीजिए, मेरा प्रचार कर दीजिए। उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनको सामान बेचना है अपना अपना। फ्रिज, एसी या जो भी चीज़ें हैं, अभी देखिए ठंडा ठंडा, कूल कूल सब बोलते हुए आएगा गर्मी में। तो दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग यूटिलिटी फॉर दोज प्रोडक्शन कंपनीज।
अभी देखिए एसी का, कूलर का सब आएगा, प्रचार करेगा। क्यों? क्योंकि उनको एसी कूलर बेचना है, तो उनके लिए वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इसका पैसा लेते हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप समझ गए प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में चाहे आप कोई फिजिकल गुड बनाएं, कोई सर्विस दें। अब जैसे देखिए जितने हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, स्टॉल, सैलून, सब जितने भी तरह के रिपेयरिंग सर्विस, बहुत तरह के, जो ये सब क्या है, सर्विस। इंग्लिश में सैलून खाते हैं। वो सैलो एक्चुअली सैलोन नहीं, वो है फ्रेंच, एक्चुअली इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड। एक्चुअली क्या है कि सैलों जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। वो सैलों से धीरे धीरे सैलून बन गया भारत में, ठीक है। तो सैलून जो है कोई इंग्लिश वर्ड नहीं, एक्चुअली वो सैलों एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच से आया हुआ है, वो सैलों होता है। अब उसको है, इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है उसके लिए, इंग्लिश में उसको वो सैलों ही लिखते हैं, ठीक है, वो सैलोन ही लिख देते हैं उसको, वो इंग्लिश में भी वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन बेसिकली वो फ्रेंच से आया हुआ वर्ड है, इसको सैलों कहते हैं। अब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल, तो उनके लिए सैलो लिखा रहता है तो पढ़ते हैं। अब पहले सैलून लिख दिया जाता था, सैलून जैसा कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, जो मतलब बार्बर शॉप के लिए जो वर्ड है, ठीक है। खैर, तो प्रोडक्शन हम लोग समझ गए कि प्रोडक्शन में या तो कोई फिजिकल गुड कोई बन सकती है, पैदा हो सकती है, कोई सर्विस क्रिएट हो सकती है, या सिर्फ कोई यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कोई यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है। जैसे देखिए कैसे क्रिएट होती है यूटिलिटी, कि नई फिल्म आई, उसमें सलमान खान एक नया हेयर स्टाइल अपना बना के आ गया। अब उसको देख लिया फिल्म में, तो देश के लाखों करोड़ों युवा जो है वही बाल कटवाने लगेंगे, चले जाएंगे बाहर, हमको वही स्टाइल काट दो, हमको वही हेयर स्टाइल काट दो। तो उसने क्या, उतने बार्बर का कट गया, उसका मिला काम उसको काटने का बाल, तो सिर्फ अपना फिल्म में एक इमेज दिखा के उसने यूटिलिटी क्रिएट कर दिया, सारे लोग कटवाने लग गए। वो जो पहन लेगा वही कपड़ा बिकने लग जाएगा बाजार में, सब खरीदेंगे, अरे जो शाहरुख पहना था वही टी शर्ट चाहिए हमको, जो ऋतिक पहना था वही शर्ट चाहिए हमको, तो वही शर्ट बिकने लगेगा बाजार में, उसकी डिमांड हो जाएगी, सब वही बनाने सिलने लगेंगे। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ हो या कोई सेवा ही हो, बल्कि सिर्फ कोई यूटिलिटी, कोई मेंटल एक इमेज हो सकता है कि जैसा वो पहना है वैसा ही हमको भी चाहिए। अब यही ना, मेरा ही भांजा है तो बोला कि हमको जो है मेसी का हमको चाहिए, जो क्या बोलते हैं, जर्सी, मेसी का जो टी शर्ट जैसा पहनता है वैसा ही चाहिए। तो चलिए भाई उसको जाके खरीदवाए मेसी का 3,000 में टी शर्ट जो है खाली लिखा हुआ मेसी और उसका नंबर छपा हुआ। तो 3,000 का हो गया। हाँ, तो 3,000 का हो गया वो टी शर्ट जो मतलब था, कोई अच्छा ब्रांडेड ही था, मतलब कह रहे हैं कि जो चीज़ हो सकता है कि वो 1,000 रुपये में मिलता है या 600-700 में मिल जाता है, तो लेकिन उसका एक हो जाता, 400 में मिल जाता। मैंने जो भी है बता रहे हैं कि अब उसका हो गया 3,000 दाम जो है, और बच्चों पर तो उसका क्रेज़ है कि भाई वही लेंगे जो है, तो वो 3,000 की यूटिलिटी क्रिएट हो गई मेसी के नाम से जो है, उसके नंबर से, उसके नाम से, जो भी है। सर 10-15 मिनट का ब्रेक मिल सकता है? अच्छा ठीक है, ले लीजिए। तो 10:30 बजे से क्लास। चलिए ठीक है, 10:30 से कंटिन्यू करें।